Today we'll continue with the packing efficiency in the solids. In the last video हमने क्या किया था? That packing efficiency हमने निकाली थी सिंपल क्यूब में जो 52%, 52.33%, ऑल्दो आप 52 ले सकते हैं. Then in the FCC, CCP और HCP वो थी हमारी 74%. ठीक. और उसके लिए हमने क्या किया था? देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वो यहाँ पे अप्लाई होगा. पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ये था हमारे पास फॉर्मूला. ठीक. देखो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स मींस इससे क्या होगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितने भी पार्टिकल्स आपके यूनिट सेल के अंदर हैं उन सब का वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक. और अब देखो ये था ना हमारे पास कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, कि आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है तो बॉक्स के अंदर कितना स्पेस कवर हो गया है वो निकालना है. तो क्या करेंगे, जितना स्पेस कवर है टोटल वॉल्यूम कितना है क्यूब का, उससे डिवाइड कर देंगे इनटू 100 ताकि पैकिंग एफिशिएंसी किसमें आ जाए, परसेंट में. ये हम कर चुके थे. ठीक. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबसे पहले सिंपल स्केल क्रॉस पैकिंग की थी, फिर की थी हमने हेक्सागोनल एचसीपी या सीसीपी में. और उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड था, देखो आपको एच तो दिया था, ए दिया था, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते थे. बट आपको वहाँ ऊपर जो फॉर्मूला जाएगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल का वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि पार्टिकल मीन्स राउंड, क्योंकि एटम क्या होते हैं राउंड, तो फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब. अब आर हमें मालूम नहीं होता है, देखो आर हमें नहीं मालूम होता है तो हम निकाल सकते हैं. अगर आपको ए दिया हो मीन्स आपको, अगर देखो जैसे यूनिट सेल है, कोई सी भी यूनिट सेल हो, चाहे सिंपल हो, चाहे एफसीसी हो या बीसीसी हो, आपको अगर यूनिट सेल दी हुई है और इसका पता है आपको कि ये ए कितनी वैल्यू है, तो आप इसमें प्रेजेंट जो स्फीयर्स हैं मीन्स जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका रेडियस निकाल सकते हैं. और हमने वो कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हुआ था. वहां पर सिंपल क्यूब के लिए बहुत सिंपल आया था, वहां पर r क्या आया था, a/2, वहां आया था r a/2. और फिर फॉर ये सिंपल के लिए SCC, फिर FCC, HCCP या HCP, इन सब के लिए r का फॉर्मूला कैसे निकला था हमारे पास, r वाज a/2√2. ये निकला था फॉर्मूला हमारा. ठीक है, r इज a/2√2. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये फॉर्मूला फाइंड किया था. तो अब हम यही r, क्योंकि देखो ऑल्दो ये सब चीजें मतलब एक बेसिक हैं, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए. वहाँ ये भी आ सकता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द r एंड a विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम और विद द हेल्प ऑफ द क्यूब डायग्राम. तो आपको तो ये करना पड़ेगा, जो मैं करवाने वाला हूँ, जो ये पहले हो चुका है एफसीसी के लिए. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको जो है r दिया है और a निकालना हो, तो उसके लिए फिर ये जो डेरिवेशन है इसकी जरूरत नहीं है. बट डेरिवेशन एक तो देखो आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए है. सेकंड थिंग, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, जैसे अभी हमने लिखा हुआ है r इज a/2√2, बट ये फॉर्मूला आप भूल भी सकते हो, तो फिर आप डेरिवेशन लगा करके फॉर्मूले को याद कर, मतलब कि डिराइव भी कर सकते हो. ठीक. और केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम मिलता है, तो आपको जितना कंसेप्ट क्लियर होते हैं उतना बेनिफिट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है. मेनली अगर आपकी हर चीज़ क्लियर है तो आप फॉर्मूले को क्या जरूरत है क्रैम करने की, क्योंकि उससे फिर आप और भी बहुत कुछ वहाँ पे डिराइव कर सकते हो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो. नाउ अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है, देखो इसके लिए r ये रहा, इसके लिए r ये रहा. अब एक लास्ट पैकिंग बची हुई है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, और इसमें r और a में क्या रिलेशन है वो निकालना है. सेम
पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पर भी होगा, पर कैसे जरा ध्यान देना। और देखो ये ना नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें इसका डायग्राम नहीं है, प्लीज़ जो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि वो डायग्राम एक्चुअल में कहीं से मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया था कि वहाँ पर मैं फिक्स कर सकूँ, तो फिर वो उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। वो डायग्राम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। देखो कैसे बनेगा डायग्राम, पहले क्यों बनाऊं जैसे वहां बनाया था। ये रहा क्यू, ठीक। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए बीसीसी में क्या होता है। बीसीसी में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट दी सेंटर ऑफ बॉडी एंड जहां पर होते हैं मैंडेटरी एट दी कॉर्नर्स, ठीक है। तो हर कॉर्नर पर होंगे और हर एक बॉडी के सेंटर में होंगे। लेकिन जब थोड़ा ध्यान रखना आप यहाँ पर कि हमें सभी पार्टिकल शो नहीं करने हैं, क्योंकि सभी पार्टिकल शो करेंगे तो जो डायग्राम में बनाना है नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या है। इन रियलिटी का बताया था मैंने आपको कि ये सभी पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। अगर ऐसा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पार्टिकल आप ले लो बिल्कुल सेंटर में, ये पार्टिकल आ गया सेंटर में, और एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर और एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर। ऑल्दो देखो क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं हमारी कि दैट वी आर ड्राइंग दिस ऑन द बोर्ड, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इन सबको टच करवाऊँ यहाँ। तो क्यों करवाऊँगा, तो पूरा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा कि जो हमें करना है, जो ड्रॉ करना है, जो एक डेरिवेशन निकालनी है, उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो को अज्यूम करना है ये कि एक्चुअल में इसको अज्यूम ऐसे करना है, अगर ये इस तरीके से है क्यूब, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तीनों एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल अलग है, कोई पार्टिकल की लेंथ अलग है, रेडियस या जो है डायमीटर अलग है, तीनों का साइज भी एक जैसा ही है, ठीक। तो इसको हम अब यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो ये सेंटर से ऐसे मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखो यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया। और अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो एक्चुअल में तो बना सकते आप भी हो, बट जो नोट्स में जिस तरीके से दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, EFD और एक AFD दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा पहले से ही, इसको कैसे यहाँ पर कहाँ पर A कहाँ पर F और कहाँ D करना है वो देख लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर आना चाहिए आपका E, ठीक, यहाँ पर होना चाहिए आपका, एक मिनट, E तो फिर छोटा वाला है नहीं, ये नहीं, फिर E जो है आपका यहाँ आना चाहिए, EFD और एक आपका है AFD, ठीक है, ये रहेगा आपका, ठीक। तो बन गया एक EFD और एक AFD, तो ये आपके बनेंगे यहाँ पर ट्रायंगल। अब क्या क्या करना है, तो देखो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा और कैसे करना है जैसे फर्स्ट देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो क्या पता चलता है, जो आपके पास ये AF है, AF स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AF शुड बी इक्वल टू FD स्क्वायर, FDF लिखा होगा या FD बात एक ही होगी, FD स्क्वायर एंड DE स्क्वायर एंड DE स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान दो, ये तो एज लेंथ है, ये तो क्या है, DE क्या है, एज लेंथ, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो हम A लिख सकते हैं। बट ये FD ये आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसको यही छोड़ दो आप 1 बना करके, ठीक। अब देखो FD तब निकल सकता है अगर मैं इसको देखो, क्योंकि F और E ये क्या हो गया, एज लेंथ, ये भी एज हो गई इसकी, ये और ये एज हो गए, तो इस यहाँ पर अगर हम इसका ये वाला इसकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करें तो आप F और D निकाल सकते हो। तो हमें पहले FD निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, पहले आप FD निकाल लेते हैं। FD स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देखो ये भी A है ये भी A है,
तो क्या बन जाएगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इनका अंडर रूट निकालेंगे तो एफ डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 2 इंटू ए। ठीक, मिल गया आपको एफ डी यहाँ पर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, एफ डी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ इसके बाद पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ डी, ताकि हमें तो क्योंकि तक क्या करना है, हमें निकालना है रेडियस। कैसे निकालेंगे देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं एफ डी कैसे निकलेगा। तो निकल चुका है, तो ए एफ स्क्वायर, एफ डी का मतलब अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी, तो ए स्क्वायर होगा, तो ए एफ स्क्वायर, ये रहा ए एफ स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल 2 and 1 3a स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल दोगे तो ए एफ कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू ए। अब जरा ध्यान दो, देखो मैंने क्या कहा था आपको, ये लाइन कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे है। एज्यूम करना है कि, और एज्यूम क्या रियलिटी में ही यही है, हमें बनाना पड़ा है यहाँ पर। ठीक, अब थोड़ा थिंक आपको ये क्लियर नहीं होगा इधर, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये कुछ, ये जो लाइन है, ये वाली ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से, भगवान थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, 2 और 3। अब देखो ये रहा F, ये रहा A F। अब देखो कैसे है, ये भी R, ये पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, एक R ये होगा, एक R पूरा डायमीटर था, ये 2 R हो गए, और यहाँ पर एक R, तो R 1 2 3 4, इसका मतलब ये क्या हो गया, AF इज इक्वल टू 4R। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, किसका मतलब, अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो क्या आ गया, 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ए, मीन्स R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 4। ये दो, ये आपके पास यहाँ पर R का रिलेशन आ गया, R एंड A का रिलेशन आ गया फॉर दी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए। आई थिंक यहाँ पर बात समझ आती है, नहीं आपको आती समझ तो दोबारा से एक बार वीडियो को आप बैक करो, देखो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम का ही इसमें यूज है। It may be a question in the exam to find the radius or this type of derivation, ठीक है, although चांस कम है बट फिर भी आ सकता है। Now see, अब हमें ये मिल चुका है R, अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी इन द BCC। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते, देखो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें यूनिट सेल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनटू 100, ठीक, इनटू 100 एंड डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मींस जिस वॉल्यूम जिसका निकालना है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। सी हियर, अब BCC वी नो, देखो दोबारा देख लो, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि BCC में कितनी कंट्रीब्यूशन है। देखो भी एक डाउट भी आया था एक स्टूडेंट का हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये होता है कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, जैसे देखो इसमें देखो आप BCC में क्या है, ये एक सेंटर में पार्टिकल है, और एक्चुअल में जो पार्टिकल ना इसको कॉर्नर पे टच करेंगे, ये सब के सब इसको जितने भी पार्टिकल कॉर्नर पर हैं, ऑल्दो वी कांट ड्रॉ कि सभी टच करें, बट करते हैं, ये वाला भी टच कर रहा है, तो मींस सभी पार्टिकल इसको टच कर रहे होते हैं।
इन BCC जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है उसको 8 पार्टिकल्स कॉर्नर वाले टच करते हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल। तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल को 8 पार्टिकल टच करते हैं, ये तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। एंड कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो कंट्रीब्यूशन होता है कि जितने भी पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर में है कैसे भी हैं, अपना कितना पार्ट इस यूनिट सेल को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड वी नो ये तो केवल अपना 1/8 ही प्रोवाइड करवा पा रहे हैं जो कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर वाले कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं 1/8। और कितने पार्टिकल हैं कॉर्नर पर 8, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल के टोटल कंट्रीब्यूशन में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं कॉर्नर पर वो मिला जुला करके एक पार्टिकल बन रहा है। और जो सेंटर में है वो तो टोटल इस यूनिट सेल के पास ही है ना, उसे कोई और टच नहीं कर रहा है, ये केवल इस यूनिट सेल के पास ही है, तो कुल पार्टिकल 2 हो गए। तो FCC, BCC या SCP के पास पार्टिकल 4 होंगे और BCC में पार्टिकल्स 2 होंगे। तो बस आपको यहाँ करना यही है, 2 पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, तो निकलेगा कैसे 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाय a क्यूब। बट अब r की वैल्यू ये रही, आप इसको यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा 2 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3.14 इंटू, अब देखो r क्या है यहाँ पर √3 इंटू a/4। आप एक काम कर सकते हो कि इसका जो क्यूब है वो अलग ले लो, इसका क्यूब अलग ले लो, क्योंकि हमें बाद में कट करना ही है, इससे मर्जी है वो लो ना लो, आप जैसे मर्जी कर लो, मैंने यहाँ कर दिया है। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल 4/3 पाई r क्यूब, ठीक, इंटू 100 एंड डिवाइड बाय दी a क्यूब। अब a क्यूब से तो आपका ये a क्यूब कट जाएगा, ठीक। तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू 4, इसको नीचे करते हैं डायरेक्टली 4/3 इंटू 3.14 इंटू, नो सी ये √3 टाइम्स है, तो उसको आप देखो अगर मैं 3 टाइम्स √ को लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 to 3 क्या आ गया 3 आ गया, तो ये 3 हो गया इंटू √3 की वैल्यू होगी एक जो बचा हुआ है ये √3, इसकी आएगी 1.73, ठीक, ये आ गया आपके पास, ठीक, और इंटू 100, ठीक, और नीचे देखो क्या बचा हुआ ये 4, तो अब 4 का क्यूब निकालो कितना आएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, ये रहा आपके पास 64। और आप इसको अब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 68%, ठीक है, रफली 68% आंसर आपका आएगा। एंड इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन द सॉलिड स्टेट। तो इस तरीके से आपको सॉलिड स्टेट में जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये मिल जाती है 68%, ठीक। तो ये तरीका था हमारा निकालने का। अब देखो जो अब तक हमने किया है, जैसे कि डेरिवेशन वगैरह की है, ये केवल समझने के लिए मेन है, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा आपको पता भी लगे कि हाँ असल में रियलिटी क्या है। हम डायरेक्टली वह अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है उसे क्रैम कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन कई बार सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको देखो बेसिक रिक्वायरमेंट पर जो बेसिक चीज़ों की पता लग चुकी है। SCC सिंपल क्यूब के लिए जो आएगा वहाँ पर क्या होगा R = A/2 CCP FCC या HCP के लिए जो है R क्या होगा A/2 और BCC के लिए क्या होगा √3 इंटू A/4, ठीक है। ये भी किया है हमने। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अगर भूल जाते हो तो एटलीस्ट आपने डेरिवेशन की है, आप बड़े आराम से इनको डिराइव कर सकते हो। और डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे ना। अब आप देखो जो इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है ये मस्ट है कि इसमें से एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही है। मे बी
3 के साथ में कोई एक न्यूमेरिकल छोटा मोटा और आ जाए 1 और 2 मार्क्स का, जैसे वो हमने किया था कंट्रीब्यूशन वाला या फॉर्मूले वाला जो पहले कर चुके हैं, वो भी आ सकता है 1 और 2 मार्क्स में। बट ये जो मैं करवाने वाला हूँ ये इस टाइप का एक 100% आएगा, ठीक, बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा एक और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जो आने वाला है उसको उसके बाद। पहले इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि हम हर एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ बहुत ही कम न्यूमेरिकल है इस फर्स्ट चैप्टर में। इस फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही कम न्यूमेरिकल है, मुश्किल से आपको 7-8 न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे और 2 ही टाइप के करने पड़ेंगे जो भी करवाने वाला हूँ। और ये टाइप भी कुछ मुश्किल नहीं है असल में, तो इसके बाद आएगा थोड़ा सा, मुश्किल तो कुछ नहीं है, पर थोड़ी कैलकुलेशन में वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ सी, अब देखो वो कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और दिए हुए भी हैं आपको नोट्स में। वो कह सकता है कि आपका कोई यूनिट सेल है और वो बीसीसी की है, मींस उसमें पार्टिकल जो है वो जो यूनिट सेल्स है वो बीसीसी है, और उसमें वो कहेगा कि रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन एज 540 pm। 540 pm, pm मींस पिकोमीटर। देखो +1 में किया होगा आपने, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, पिको मींस -12, तो इसका मतलब हो जाएगा 540 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब अगर जरूरत पड़े तो कन्वर्ट करना इसको मीटर में, नहीं पड़े तो नहीं करना, और दो इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी, तो आंसर हमारा पिकोमीटर में ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये होगा कि बीसीसी है और उसमें रेडियस जो है वो पार्टिकल्स का वो दिया हुआ है 550 पिकोमीटर। बताओ एच लेंथ क्या है यूनिट सेल की। अब आपको रेडियस दिया है, एच लेंथ पूछी हुई है, तो बड़ा आसान सा हो गया, बीसीसी का फॉर्मूला निकाल दो, ये रहा √3 इंटू ए, आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए अपॉन 4। तो बस आपको ए निकालना है, तो ये रहा आपके पास, ए विल बी इक्वल टू आर इंटू 4 डिवाइड बाय √3, कुछ भी नहीं है, यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका पिकोमीटर में ही आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई और तो वैल्यू दी नहीं है कि आपको चेंज करनी पड़े। देखो हम ये पिकोमीटर को मीटर या सेंटीमीटर में तब चेंज करते हैं जब कोई और भी दिया हो डायमेंशन। अब यहाँ कोई भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं चेंज करने की, बिना बात के आपका आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा, ए ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखो सिंपल के तो नहीं आएगा, ये तो नामुमकिन सा ही मानो आप। ये वाला आ सकता है कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन कि रेडियस ये दिया, एज लेंथ ये दी हुई है, बताओ कितना रेडियस है, तो फिर ये कर लो, या रेडियस दिया है तो एज लेंथ पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं नोट्स में, एक बार ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल है नहीं और इनके थोड़े कम चांस हैं। अब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसको आप ये मान के चल सकते हो कि 10 में से 9 टाइम्स इन्हीं का चांस है। अगर मैं कहूँ, अगर मुझे लास्ट में किसी बच्चे को गैस देना होगा तो यही क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक। आउट ऑफ 10 9 टाइम्स, 1 टाइम वाला जो है वो फिर आप पूरा चैप्टर करो, ठीक। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है, उससे पहले का आप बेसिक कंसेप्ट समझो। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। बट कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान देना, पहले थोड़ा समझ लो। देखो इसमें क्या होगा, आपको ना सब कुछ मोल की फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको 1 पार्टिकल मत मानना, यहाँ पे आपको मोलर मास दिया होगा एटम पार्टिकल का भी, जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास दिया होगा, एज लेंथ दी होगी तो आपको एरिया रेडियस निकालना होगा, एज लेंथ भी दी होगी, रेडियस भी दिया होगा, तो फिर डेंसिटी निकालनी होगी। फर्स्ट नाउ सी फॉर्मूला क्या है, यही सबसे मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये पक्का आना चाहिए। देखो अब ये फॉर्मूला कैसे निकला पहले वो कर लेता हूँ मैं, मतलब ये डेरिवेशन कुछ नहीं है, जस्ट समझने के लिए है। देखो पता है आपको डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो क्यों, एक तो आप इस डेंसिटी को ऐसे लिखो डी, सेकंड थिंग मास। अब देखो मास क्या होता है, जैसे मान लो यूनिट सेल के अंदर अगर 4 पार्टिकल्स हैं
तो आप वन पार्टिकल के मास को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मास टोटल आएगा। यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी आपको उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर बीसीसी है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एफसीसी है तो 4, बस इससे ऊपर नहीं है। मतलब बीसीसी के लिए 2, इसके अलावा कुछ भी हो, एचसीपी, सीसीपी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूब पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोई मर्जी पैकिंग हो, आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जेड लिख देते हैं। जेड का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यूनिट सेल के अंदर, इनटू नॉट स्मॉल एम बट कैपिटल एम। वाई कैपिटल एम? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे मोलर मास, बिकॉज हमें यहाँ पर मोल्स में डील करना है, 1 यूनिट सेल नहीं निकालनी है। तो मोलर मास इनटू अब वॉल्यूम। अब पता है हमें क्यूब का वॉल्यूम तो क्या होगा, ए क्यूब इनटू एन ए। एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमने मोलर मास लिया है तो इसको अब 1 मोल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो तो यानी कि पार्टिकल तो मोल में आ गए। तो नीचे आप नंबर ऑफ मींस एवोगैड्रो नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन ए 6.022 इंटू 10⁻23, जो मोल की वैल्यू होती है वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है, ये आपको आना ही चाहिए। जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। अब मैं इसके बेसिस पर आज एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाता हूँ, इसके बाद आप नोट्स में देखना कितने आपसे हो पाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो मैं बाकी न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करवा देता हूँ, ठीक। तो आज मैं एक स्टार्ट करवाऊंगा, आप आपके घर पे ट्राई करेंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे लिख सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली वहाँ पर मेंशन करूँगा। हो सकता है कि देखो 10 क्वेश्चन है तो मैं 7 ही करवाऊँ, 5 करवाऊँ। अगर आप मुझे भेज दोगे तो मैं वो क्वेश्चन तो जरूर ले लूँगा वहाँ पर वीडियो में, ठीक। तो अब स्टार्ट कर देता हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो आए क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, चलो एक भी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं, दिल्ली बोर्ड का है ऑल्दो। देखो क्वेश्चन सुनो आप, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 93 ग्राम पर मोल। अब देखो ग्राम पर मोल में स्मॉलर मास आ गया, यानी कि इसने यहाँ पर अभी कैसे लिखोगे आप, कैपिटल एम कितना दिया हुआ है 93 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। An element has atomic mass 93 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी, तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज 11.5 ग्राम, 11.5। अब ग्राम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जरा ध्यान देना। देखो ग्राम को हम ml या सेंटीमीटर से करते हैं, किलोग्राम को मीटर या लीटर से। अगर यहाँ यही रहेगा, अगर केजी है तो ये मीटर या लीटर होगा, ये ग्राम है तो ये सेंटीमीटर या ml होता है, ये फिक्स होता है। इफ द एज लेंथ इट मींस a, एज लेंथ मींस a, तो कितना आसान है बड़ा। आप केवल ना जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको ध्यान से बड़े आराम से पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप करते रहो, तो कोई मुश्किल नहीं है। कैसे लिखोगे काम चल जाएगा, बोर्ड में भी ऐसे लिखना, MDA एज लेंथ, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर। अब जरा देखो ध्यान दो, ये पिकोमीटर लिखी पहले कर दो आप, क्योंकि इसको डिले करोगे ना तो स्किप हो जाएगा, फिर सारा क्वेश्चन गलत होता चला जाएगा। देखो यहाँ ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, तो यहाँ सेंटीमीटर है। अब ये 300 पिकोमीटर है, आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये रहेगा 300 इंटू पिको मीन्स 10⁻⁻12 और ये मीटर हो गया। अब यहाँ तो इन्हें मीटर में कन्वर्ट करो दोनों को, या इसको आप एक अकेले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपकी यूनिट सेल में आपके न्यूमेरिकल में हर एक वैल्यू जो भी यूनिट्स की है वो सेम होनी चाहिए। अब इनको दोनों को आप इसको किलोग्राम में चेंज करो, इसको फिर किलोग्राम और मीटर में करो, इससे बेटर है कि आप इसको सेंटीमीटर में कर दो। अब देखो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो बढ़ने का मतलब ये नेगेटिव है ना, कम हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव में तो 2 कम हो जाएंगी। ये हो जाएगा 300 इंटू 10 सेंटीमीटर। और एक काम करो, ये 2 जीरो भी यही कम कर दो, बेकार में की पंगा ले रहे हो, मुश्किल होगी बाद में, ये 8 रह जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहीं पे आप देखो जितना हो सके इस चीजों को आप जहां पर आपका जाते हैं ध्यान वहीं पर ही सॉल्व कर दो, क्योंकि ये सोचे बाद में करेंगे
फिर वो गलती के चांस बढ़ जाते हैं, होता नहीं बाद में। और बस क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपको टाइप निकालना है यूनिट सेल का, किस टाइप का है, मींस क्या ये एफसीसी है, बीसीसी है या एचसीपी कुछ भी है। अब जरा देखो ध्यान दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, डेंसिटी दे दी है तो आपको पता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन की वैल्यू इसको फिक्स होती ही है 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब देखो यहाँ पर ए दिया हुआ ही है, मोलर मास भी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी हुई है, बचा क्या जेड। अब जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने कहा था ना कि यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, 2 है या 4, इसके अलावा होते ही नहीं, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे, इसके अलावा कोई पार्टिकल नहीं होने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 आया तो बीसीसी होगा, और अगर 4 आया तो एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी होगा। और जरा देखो ध्यान देना, अब न्यूमेरिकल करते हुए थोड़ा बहुत तो देखो वैल्यूज यहाँ हो जाती हैं। अगर आपके पास आंसर 1.9, 1.8 या 2.5, 2.2, 2.3 आ रहा है, इसका मतलब वो आप छोड़ करके एग्जैक्ट यहाँ पे लिखोगे, सब कुछ पुट करके 2 लिख देना, क्योंकि 2 ही होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 रहेंगे तो बीसीसी होगा वो। अगर आपके पास आंसर 3.9, 3.89, 4.1, 4.2 आ रहा है तो आंसर वहां 4 आएगा। वो आपकी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बट आंसर क्या रहेगा, वो 4 होगा। एंड 4 का मतलब एचसीसी, पीसीसी या कुछ भी होगा। ठीक, अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस ये पूरा सोल्व कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि मतलब ये ना लगे कि क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल है इसको सोल्व करना। देखो अब आपको निकालना क्या है, जेड। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ए क्यूब इनटू एन ए मींस एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय द मोलर मास, यही रहेगा ना। अब इन सबको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ और यहीं पे सोल्व करता हूँ आपको कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा कैसे मैनेज कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एक लिमिट तक आप इसको मैनेज कर सकते हो, छोटे से छोटे कितनी हो सकती है पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी इज 11.5, ठीक, इनटू a क्यूब, a is given 3 into 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, इनटू Na 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय m is the molar mass, that is, ये सॉरी माइनस में था, जरा ध्यान देना, गलती हो गई मुझसे, माइनस लिखा नहीं यहाँ पर, माइनस लिखा है, माइनस नहीं, माइनस में था यहाँ पर। अच्छा, m is 93, ठीक। अब इसे सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड का आई थिंक फोकस थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी है तो इसको यहाँ करना पड़ेगा। सी हेयर, देखो ये रहा, यहाँ पर ये 11.5 ही लिखोगे इनटू, अब देखो ये अलग, या काम करो 3 का क्यूब निकाल लोगे, क्या आएगा, 3 into 3 9 into 3 27 आ गया, और 10⁻⁻8 का क्यूब आएगा 24। देखो क्यूब में वही होता है, अगर यहाँ पर 7 होता तो 23, अगर ये 10 होता तो 30। अभी मल्टीप्लाई कर देना इससे, बस 10⁻⁻24 into 6.022 into 10⁻23 multiply by 93। I think ये 93 से जाना चाहिए, नो, बट 3 से चला जाएगा, ये 3 से करोगे तो ये 9 होगा और ये कितना होगा 31, ठीक है ना, हो गया यहाँ से ये। और एक काम करो, सबसे पहले हम लोग गलती कर दी वैसे, मतलब सबसे पहले आपको ना जो 10⁻⁻ हैं उन्हें सोल्व करना होता है, क्योंकि पावर में ही प्रॉब्लम आती है। ये देखो -24 है और ये 23 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब यहाँ कितना बचा, ओनली 10⁻−10, ओनली 10⁻−10 बचा हुआ है, ठीक। अब एक काम करो, बस अब बड़ा सिंपल सा हो गया है। आप चाहो तो इस 10⁻−1 को खत्म कर दो, वो कैसे, इसको ले लो आप 1.15 कर दो, तो ये 10⁻⁻ खत्म हो गया। तो बस
अब 1.195 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो, एंड जो आपका आंसर आएगा देख लेता हूं यहाँ पर, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2, मे भी किसी का 1.9 आ जाए और थोड़ा सा ऊपर आए 2 से, अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका 2 ही आएगा यहाँ करने पर। और देखिएगा मैं लगाऊं अप्रोक्सीमेटली तो होगा, सिंपल सा लगाता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर इसको अगर 10 मानूं 3 मानूं तो ये जस्ट अबाउट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। और फिर ये 3 है, इसको करूंगा तो मैं 2 आएगा, और ये 2 into 1 तो 2 पॉइंट समथिंग, मैंने रफली ले लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, तो थोड़ा पता भी लग जाता है कि आंसर आपका 2 के आसपास आएगा। यू विल राइट बिकॉज 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल, दैट्स व्हाई इट शुड बी BCC, ठीक। तो चलो आज का हमारा ये पोर्शन यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं वो ट्राई करवाऊंगा, एंड आपको जो लगता है कि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, देन आप मुझे भेज देना वहाँ पर व्हाट्सएप पर लिख करके कि ये वाला क्वेश्चन करवाना है, उसकी फ़ोटो वगैरह करके क्लिक, तो उसको मैं वहाँ डिस्कस कर लूँगा, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।